हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, हो सकता है कि अभी आपको आजकल में कुछ इस तरह के कमेंट्स दिखाई दें कि वी बैंकर्स की बहुत बड़ी जीत हो गई है, बैंकर्स को अब मिलेगा सीपीसी, सीपीसी का रास्ता साफ हो गया है। फ्रेंड्स, इस तरह के पोस्ट और कमेंट्स को पढ़ने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए और एक्चुअल में समझिए कि मैटर क्या था और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। आज 4 नवंबर 2020 को कोर्ट में हियरिंग थी। कोर्ट ने केस डिस्पोज कर दिया है। सबसे पहली बात, ये आप स्टेटस देख सकते हैं कि 4 नवंबर को जो हियरिंग थी उसमें अब स्टेटस आ रहा है केस डिस्पोज्ड। और डिस्पोज करने के वक्त कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है, मतलब कोई फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मैटर को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया है, तो हमारे पास इस मुद्दे को पेंडिंग रखने का कोई गुड रीजन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई कारण नहीं है कि ये मैटर हमारे पास पेंडिंग रहे। तो बस इसी तरह से हाई कोर्ट ने आज मैटर डिस्पोज किया है। कोई खुद ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक ऑर्डर पास किया है उसके बेसिस पे एक मैटर क्लोज कर दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर पेटिशनर चाहे तो वो इस ऑर्डर को आगे चैलेंज कर सकता है दूसरे कोर्ट्स के अंदर, हायर कोर्ट्स में। ये तो एक नॉर्मल राइट है जो आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ, क्रोनोलॉजी समझिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है और ये हाई कोर्ट ने क्यों ऐसा किया। हुआ क्या कि वी बैंकर्स ने 26 सितंबर 2019 को एक स्ट्राइक का नोटिस इशू किया कि हम 1 जनवरी 2020 से स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, आगे एक एक चीज को मैंने डिटेल में समझाया है। तो सिंपल प्रोसीजर ये होता है कि कोर्ट का जैसे स्ट्राइक का नोटिस होता है, जो लेबर कमिश्नर होता है उसके साथ में कॉन्सिलिएशन मीटिंग्स होती है। कॉन्सिलिएशन मीटिंग्स के अंदर जो एक मीडिएटर होता है, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वो दोनों पार्टीज को सुनता है और उसके बेसिस पे अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। तो इस मैटर में क्या हुआ कि 16 जून 2020 को कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाई और गवर्नमेंट को भेजी कि मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन से इस मैटर को नेशनल ट्रिब्यूनल को भेजना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में भेजा नहीं। काफी वेट करने के बाद वी बैंकर्स इस एक्शन के खिलाफ कोर्ट में गई। 3 सितंबर 2020 को उन्होंने कोर्ट में केस किया कि भाई ये मैटर है, हमारी ये स्ट्राइक थी, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का ये ऑर्डर है 11 जून का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मैटर को अभी तक नेशनल ट्रिब्यूनल को नहीं भेजा है। हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2020 को पूछा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उनसे पूछा, कोई अगर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ने इसको नेशनल ट्रिब्यूनल को भेजने को कहा है तो आपने अभी तक इसको भेजा क्यों नहीं है। उसके बाद में 3 नवंबर 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और कहा, कोर्ट को बताया 4 नवंबर को कि हमने इस मैटर को नेशनल ट्रिब्यूनल को भेज दिया है और इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने 4 नवंबर को मैटर डिस्पोज कर दिया है। मतलब सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है कि जो भी अधिकार दिए गए हैं ये सब अलग अलग कानून में लिखे गए हैं और उसी बेसिस पे हाई कोर्ट ने इस मैटर को डिस्पोज कर दिया है। सिर्फ ये बात है। अब आप इसको ढंग से समझिए एक्चुअल में और डिटेल में कि बेसिकली नेशनल ट्रिब्यूनल में जाने से इसके पे क्या असर पड़ेगा, कि क्या 11 बीपीएस पे इस पे कोई असर होगा और नेशनल ट्रिब्यूनल होता क्या है। फ्रेंड्स, हुआ सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो अधिकार मिलता है स्ट्राइक का कॉल लेने का, सेक्शन 22 में, उसके तहत वी बैंकर्स ने एक स्ट्राइक का नोटिस दिया 26 सितंबर 2019 को। ये नोटिस आईबीए को गया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को गया और जो भी यूएफबीयू के 9 कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके पास गया। इस चीज के अंदर उनकी जो डिमांड थी वो काफी अच्छी डिमांड थी। डिमांड ये थी कि एक तो जो आईबीए और यूएफबीयू दोनों मिलके जो बैंकर्स का वेज रिवीजन करते हैं इसके खिलाफ, कि बोले ये नहीं होना चाहिए। साथ में आईबीए का जो ऑफर है परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, वो भी इसको भी उन्होंने अपोज किया। बैंकर्स के लिए एक सेपरेट पे कमीशन होना चाहिए या फिर जो सेंट्रल पे कमीशन होना चाहिए वो बैंकर्स के ऊपर लागू होना चाहिए। और अगर ऐसा भी नहीं हो तो इस मैटर को नेशनल ट्रिब्यूनल को भेजना जाना चाहिए। नेशनल ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे भी कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो पहले से ट्रिब्यूनल बना हुआ है वही इस मैटर को डील करे। अगर मैटर अलग है तो एक अलग से एडहॉक नेशनल ट्रिब्यूनल भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे ट्रिब्यूनल के पास में इस मैटर को भेजा जाए और जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये सारा काम पूरा नहीं हो जाता,
तब तक हमें 20% सैलरी में इंक्रीज दीजिए। और आईबीए जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रेगुलेटर बना हुआ है, इसको आप अबॉलिश कीजिए। और भी कई डिमांड थी, तो अलग अलग चीज़ों में ये सबसे इंपॉर्टेंट ये उनकी डिमांड थी। और इस बेसिस पे उन्होंने पूरा अपना एक एजुकेशनल प्रोग्राम डिसाइड किया था कि हम कब कब क्या करेंगे, क्या कब हम बैच पहनेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, प्रेस मीट करेंगे, और हम मेमोरेंडम भी इशू करेंगे गवर्नमेंट को। तो अलग अलग एक प्रोग्राम बनाया और 1 जनवरी 2020 से हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। इस इनडेफिनेट स्ट्राइक का क्या हुआ, पब्लिक डोमेन में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि एक्चुअल में ये इन्होंने स्ट्राइक क्यों नहीं लिया, फाइनल कॉल क्यों नहीं किया। स्ट्राइक का नोटिस देते ही मीटिंग्स स्टार्ट होती है। सब आपको पता है कि जैसे स्ट्राइक का नोटिस दिया जाता है तो बैंक यूनियन चाहे तो वो खुद भी अपना नोटिस लेबर कमिश्नर को दे सकती है, या फिर जो स्ट्राइक का नोटिस जिस पे लागू किया गया है, जिसको दिया गया है, वो भी अप्रोच कर सकती है लेबर कमिश्नर के पास में। यानी आईबीए भी चाहे तो अप्रोच कर सकती है लेबर कमिश्नर के पास में। दोनों तरीके हैं। लेबर कमिश्नर एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट करता है। ये कॉन्सिलिएशन ऑफिसर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करके रखती है पहले से कि अगर कुछ इस तरह का मैटर होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, तो आपको मीडिएट करना है, मीटिंग बुलानी है, ट्राई पार्टी, तीनों पक्ष वहां बैठेंगे। जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है वो दोनों की बातें सुनेगा, और हो सकता है या तो दोनों के बीच में कोई समझौता हो जाए या फिर समझौता फेल हो जाए, वार्तालाप विफल हो जाए। दोनों केसेस में कॉन्सिलिएशन ऑफिसर गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट भेजता है। कुछ इसी तरह की मीटिंग इसमें भी हुई, और कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ने ये रिपोर्ट भेजी कि सेक्शन 12.5 12.5 के तहत मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि इस मैटर को नेशनल ट्रिब्यूनल को भेजना चाहिए। अब गवर्नमेंट चाहे तो इस मैटर को जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ने रिकमेंड किया है, चाहे तो भेज भी सकती है और चाहे तो नहीं भी भेज सकती है। अगर नहीं भेजती है तो गवर्नमेंट को रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा पार्टीज को कि भाई ये कारण है कि हम आपके मैटर को नेशनल ट्रिब्यूनल में नहीं भेज रहे हैं। इस मैटर में क्या हुआ कि इस तरह के कोई भी रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए गए और ना गवर्नमेंट ने इसको नेशनल ट्रिब्यूनल को भेजा। बस इसी बात को लेकर वी बैंकर्स ने हाई कोर्ट में सितंबर 2020 में केस दायर किया। ये आप पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है जो आज 4 नवंबर 2020 को पास हुआ है। इसमें सबसे पहले रेफरेंस दिया गया है कि जो कोर्ट ने जब सितंबर 2020 में मैटर आया तो 6 अक्टूबर को जो हियरिंग हुई, उसके अंदर कोर्ट ने कहा कि पैटिशनर के हिसाब से, यानी वी बैंकर्स जो कि अपने आप को एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस बताते हैं, इट क्लेम्स इटसेल्फ टू बी ए सिंडिकेट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, कि कोर्ट ने कहा कि जब 11 जून 2020 को कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर दिया गया था और उनसे अर्ज किया था, रिक्वेस्ट भी करी थी कि इस डिस्प्यूट को नेशनल ट्रिब्यूनल भेजा जाए, और अगर नहीं भेज रहे हैं तो इसके कारण भी बताए जाए। तो हाई कोर्ट ने यही मुद्दे, इसी चीज को कोर्ट किया कि जब 12.5 सेक्शन के तहत नेशनल ट्रिब्यूनल को जाना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नेशनल ट्रिब्यूनल के पास क्यों नहीं भेजा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पेटिशनर है यानी वी बैंकर्स, उसे 22 जुलाई 2020 का जो वेतन समझौता हुआ है आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच में, वो मंजूर नहीं है। However, it seems that the settlement is not acceptable to the employees union coming under the petitioner। ये दो चीजें उन्होंने कोट करी। फिर उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लर्नेड काउंसिल, उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए, और इसके जो भी रीजंस हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक सेक्शन 12 के तहत क्यों प्रोसीड नहीं किया, वो सारे हम आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जो भी रीजंस हैं वो सब हम आपको बता देंगे। उसके बाद में ये मैटर गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और हियरिंग पे हियरिंग हुई। 3 नवंबर को भी हियरिंग थी, उसके बाद में नेक्स्ट हियरिंग हुई 4 नवंबर को। तो 3 नवंबर को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और एक रेफरेंस भेज दिया नेशनल ट्रिब्यूनल को। वो रेफरेंस है ये आपके सामने स्क्रीन पे, ये चीजें, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये वो रेफरेंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है नेशनल ट्रिब्यूनल को। और इसी बेसिस पे जब 4 नवंबर को हियरिंग हुई तो कोर्ट ने कहा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल ट्रिब्यूनल को भेज ही दिया है तो हमारा यहाँ पेंडिंग रखने का कोई मैटर नहीं है, केस डिस्पोज। अब रेफरेंस क्या भेजा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो नेशनल ट्रिब्यूनल होगा वो सारी सुनवाई इस रेफरेंस के इर्द गिर्द ही करेगा कि उससे जितना सवाल पूछा गया है वो उतना ही जवाब देगा। ये रेफरेंस आपके सामने है। वेदर द रिफ्यूजल ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन
in not entertaining the demands of United Forum of We Bankers Kanpur is justified। कि क्या जो IBA ने यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स की जो डिमांड्स थी उसको सुनने से इनकार कर दिया, तो क्या ये सही है? और IBA ने क्यों इनकार किया? IBA का कहना है कि जब तक इनके पास में बैंक से मैंडेट ही नहीं है तब तक हम इनकी बात क्यों सुने। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है, जो रिप्रेजेंट करती है बैंक एम्प्लॉयज को और जिन्हें बैंक भी रिकॉग्नाइज करता है वो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और उसके 9 संगठन। तो ये रेफरेंस भेजा गया है नेशनल ट्रिब्यूनल को। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वो इसी रेफरेंस के बेसिस पे नेशनल ट्रिब्यूनल में होगी। ये सेक्शन 10(1)(a) है, इसमें भी यही बात लिखी हुई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ओपिनियन हो तो वो चाहे तो मैटर को नेशनल ट्रिब्यूनल भेज सकता है। बस यही चीज हुई है अभी और कुछ नहीं हुआ है। तो ये वो क्रोनोलॉजी है जो अभी हुआ है। स्ट्राइक नोटिस से रिलेटेड शुरू हुआ और धीरे धीरे मैटर कोर्ट में क्यों गया, ये सारा रीजन है मैटर को वी बैंकर्स का हाई कोर्ट में जाने का, ये है रीजन। अब बात है कि नेशनल ट्रिब्यूनल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, नेशनल ट्रिब्यूनल भी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, एक पर्सन को उस ट्रिब्यूनल में अपॉइंट करता है जो कि हाई कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज रहा हुआ हो। और चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लोगों को और एज असेसर यानी एक तरह से एडवाइस करने के लिए, असिस्ट करने के लिए अपॉइंट कर सकती है। यानी अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल ट्रिब्यूनल में किसी एक हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगी और वो मैटर वहां पे सुना जाएगा। तो यानी जो पर्सन अपॉइंट होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉइंटमेंट होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। अब बात इतनी है कि इससे क्या 11 बीपीएस पे कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं कह दूं फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 11 बीपीएस वर्कमैन यूनियन का जॉइंट नोट जो बाइपर्टाइट डॉक्यूमेंट है वो कुछ ही दिनों में साइन हो जाएगा। ऑफिसर्स का जॉइंट नोट अटका पड़ा है मद्रास हाई कोर्ट केस की वजह से, तो इसका 11 बीपीएस पे कोई असर नहीं होने वाला है अभी तक। आगे क्या डिसीजन आता है नेशनल ट्रिब्यूनल में वो वक्त बताएगा, और वो कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, अगर होगा भी तो वो सारी बातें बात की है। अब बात करते हैं कि वी बैंकर्स की स्ट्राइक का कॉल जो था, इनडेफिनेट स्ट्राइक का, क्या सारी स्ट्राइक का कॉल इसी तरह से लिया जाता है? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन स्ट्राइक का कॉल लेता है, नोटिस इशू करता है रूल्स के एक्ट के अकॉर्डिंग, और एक कॉन्सिलिएशन मीटिंग होती है। कॉन्सिलिएशन मीटिंग फेल हो जाती है तो वो तो स्ट्राइक कर देते हैं, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आफ्टर नेक्स्ट डे स्ट्राइक कर देते हैं। तो इन्होंने स्ट्राइक क्यों नहीं करी? कॉन्सिलिएशन मीटिंग्स तो इनकी बहुत हो गई, लेकिन वी बैंकर्स ने वो स्ट्राइक का कॉल क्यों नहीं लिया? ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है। अगर है तो आप जरूर कमेंट में बताएं कि वी बैंकर्स ने 1 जनवरी 2020 से स्ट्राइक का कॉल क्यों नहीं लिया। क्या वी बैंकर्स ने कोई सर्कुलर इशू करे जो भी कॉन्सिलिएशन मीटिंग्स हुई उसके बाद में? अगर है तो आप प्लीज कमेंट्स करें। अब बात यह है कि नेशनल ट्रिब्यूनल में अगर ये केस गया तो इसके क्या मायने रखते हैं? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कोई केस जा रहा है? तो फ्रेंड्स, आज तक कई केस हो चुके हैं जो बैंक यूनियंस वर्सेस IBA या फिर मैनेजमेंट के खिलाफ हो और वो नेशनल ट्रिब्यूनल में रहे हैं। ये 1960s से रिकॉर्ड है, आप देखेंगे ना इंटरनेट पे आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि नेशनल ट्रिब्यूनल में आज तक बहुत केसेस गए हैं। तो नेशनल ट्रिब्यूनल को सिर्फ केस जाना, रेफरेंस जाना कोई अभी तक के लिए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब नेशनल ट्रिब्यूनल बैंक एम्प्लॉयज के हित में कोई फैसला सुनाए। तो फ्रेंड्स, CPC का रास्ता क्लियर हो गया है, बैंकर्स को मिलेगा CPC, वी बैंकर्स की बहुत बड़ी जीत। तो फ्रेंड्स, अब आप इन कमेंट्स को दोबारा पढ़िए और खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझिए कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट दैनिक।